हेलो एवरीवन, यूएफसी हॉटबॉक्स हिंदी चैनल में आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं। आज पूजा तोमर की बात होगी। पूजा तोमर ने यूएफसी के अंदर एक इतिहास बना दिया है, जहां पर वो पहली ऐसी फाइटर बन गई है इंडिया की तरफ से जिन्होंने यूएफसी के अंदर फाइट के अंदर विन हासिल की है। तो यूएफसी में पूजा तोमर ने अपनी पहली विन हासिल कर ली। आज हम उस पहली विन के बारे में भी बात करेंगे और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि इंडिया से जो पूजा तोमर है, क्या ये एक चैंपियन मटेरियल है या नहीं है, और इनकी पॉजिटिव बातें क्या लग रही है मुझे, और मुझे क्या लगता है कि इनका फ्यूचर यूएफसी में क्या होगा। आज जो मैं बातें करूंगा वो बिल्कुल ब्लंट होंगी, तो आप लोग लॉजिकली इन चीजों को जो है सोचिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग मुझसे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं। चलिए एक बार पूजा तोमर के करियर के ऊपर नजर डाल लेते हैं। इनके करियर में यूएफसी की फाइट से पहले 8 विक्ट्री थी, 4 लॉस थी, लेकिन यूएफसी में जीतने के बाद 9 विन्स हो गई हैं, 4 लॉस हो गई है। और ये जो हारी हैं ये नॉकआउट भी हुई हैं और ये 3 बार सबमिट भी हुई हैं। इससे क्या चीज पता चलती है, एक बार विन की तरफ देख लो। सबमिशन से ये एक बार भी नहीं जीती हैं, 6 बार नॉकआउट से जीती हैं और 3 बार डिसीजन से जीती हैं। और इनकी जो पहली जो फाइट हुई थी यूएफसी के अंदर वो हुई थी रिने डो सांटोस से, और वहां पर ये स्प्लिट डिसीजन से जीती थी। बहुत ज्यादा क्लोज फाइट थी, उसके बारे में भी मैं अपने व्यूज दूंगा। तो इनके करियर को अगर देखा जाए तो ये एक जर्नी मैन है। जर्नी मैन का मतलब क्या होता है, आपने होर्हे मास्विडल को देखा होगा, नेट डियाज को देखा होगा कि एक फाइट जीते एक हार गए, एक जीते एक हार गए। हाँ, आपको ये सुनने में थोड़ा बुरा लग रहा होगा, बट पूजा तोमर इज ए जर्नी मैन। अब यहां पर इनकी हिस्ट्री को देखिए आप। इन्होंने जो शुरुआत में अपनी 4 फाइट की वो एसएफएल में की, यानी कि ये इंडिया की लीग है। इंडिया की लीग के अंदर इन्होंने 4 में से 3 विक्ट्री हासिल की, सिर्फ 1 लॉस थी। अब देखो, हैना कांप ने इसको हरा दिया था, कैसे? सबमिशन से, आरंबार से। लेकिन 3 विक्ट्री इन्होंने हासिल कर ली। उसके बाद इन्होंने वन चैंपियनशिप ज्वाइन की 4 फाइट के लिए। कौन सी? वन चैंपियनशिप। वन चैंपियनशिप के अंदर जैसे इन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया, वहां पर ये एक्सपोज हुई। 4 में से 3 फाइट ये हारी, देखो। और ये जो आप नाम देख रहे हैं, स्टैम फेयरटेक्स, ये वही फाइटर है जिसने रितु फोगाट को हराया था। तो यहां पर पूजा तोमर जो है इससे हार गई थी। 4 में से 3 फाइट हारने के बाद रिलीज हो गई है। फिर इसके बाद इन्होंने एमएफएन, जो इंडिया की है, मैट्रिक्स फाइट नाइट जो है, जो एमएफएन है, वहां पर फाइट की और वहां पर 4 में से 4 विक्ट्री हासिल कर ली। अब इन 4 विक्ट्रीज के दम पर इन्होंने यहां पर यूएफसी में कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिल गया। यूएफसी की इस पहली फाइट को जब इन्होंने जीता तो इनका रिकॉर्ड हो गया 9-4, यानी कि ये पिछली अपनी जो है 5 फाइट से हारी नहीं है। जब से इन्होंने वन चैंपियनशिप में हारी थी, ये जब से छोड़ा है, उसके बाद एमएफएन, उसके बाद अब यूएफसी, ये हारी नहीं है। लेकिन इनका ओवरऑल रिकॉर्ड देखा जाए तो जर्नी मैन है। अब यहां पर जो ये फाइट हुई थी इनकी, उसके अंदर भी एक बात दिखी जो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि इतनी 5 विक्ट्रीज के अंदर भी इन्होंने अपने ग्राउंड गेम को इतना इंप्रूव नहीं किया। मुझे कोई भी ग्राउंड गेम पूजा तोमर का नहीं दिखाई दिया। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो टेक डाउन डिफेंस था वो थोड़ा बहुत ठीक था। वो भी इसलिए क्योंकि पूजा तोमर ने ना ये जो पहली फाइट की है स्टैंड अप वॉर थी, ठीक है, स्ट्राइकिंग मैच था। ये ग्राउंड के ऊपर ले जाने की 3 बार कोशिश हुई और उन्होंने अच्छा डिफेंड किया, लेकिन मैं इनका ग्राउंड गेम अच्छा नहीं मानता हूं। तो यूएफसी के अंदर ग्राउंड गेम ना होना ये बहुत बड़ी दिक्कत है। स्ट्राइकिंग की अगर मैं बात करूं तो स्ट्राइकिंग में भी मुझे ये इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगी। उसके पीछे रीजन देखो आप। ये जो फाइट जीती हैं ये साइड किक से जीती हैं। इन्होंने जितने भी स्ट्राइक्स लैंड किए हैं, है ना, जितने भी सिग्निफिकेंट स्ट्राइक इन्होंने लैंड किए हैं वो साइड किक से किए हैं। लेकिन जो हेड हेड, ये जो आपका हेड होता है, यहां पर इनके स्ट्राइक बहुत कम है। यहां पर आप देखो, इंटरेस्टिंग, मैं आपको फैक्ट दिखाता हूं। यहां पर आपको दिखाई देगा कि देखो, यहां पर टोटल स्ट्राइक देखो कितने हैं। जो डो सांटोस थी उसने 150 में से 84 जो है स्ट्राइक किए, और इसने 199 में से 95, यानी कि बिल्कुल करीबी मामला है स्ट्राइक्स में। लेकिन ये जो सिग्निफिकेंट स्ट्राइक थे ये लैंड कहां पर हुए, ये लगे कहां पर, ये बड़े ध्यान से यहां पर देखो। ये जो सिग्निफिकेंट स्ट्राइक थे, जो डो सांटोस थी उसने 55% हेड स्ट्राइक दिए हैं, पावरफुल, लेकिन हेड स्ट्राइक सिर्फ 30% है। ज्यादातर जो इनके स्ट्राइक हैं वो बॉडी के हैं, 52%।
अब एक चीज देख लेनी चाहिए कि ये स्प्लिट डिसीजन की विक्ट्री थी। यहां पर एक चीज और देखो कि जैसे ही आप तीनों राउंड को देखोगे तो ये बैक फुट पर थी तीनों राउंड। तो जो तीसरा जो जज था डेरिक क्लियरली, उसने 29-28 से जिता दिया पूजा तोमर को। वरना इस फाइट के अंदर अगर डो सांटोस भी जीत जाती तो मुझे कोई अचंबा नहीं होता। तो ये एक वन साइडेड विक्ट्री नहीं थी, ये एक स्प्लिट डिसीजन विक्ट्री थी। तो यहां पर मुझे कुछ ऐसा खास इनके अंदर दिखाई नहीं दिया। अगर केज कंट्रोल की भी बात करें तो यार कंट्रोल देखो यार, यहाँ पर कंट्रोल टाइम 1 मिनट का है डो सांटोस का और उसका सिर्फ 11 सेकंड का। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर बहुत बड़ी रॉबरी हो गई है, किसी को भी ये फाइट जिता सकते थे, लेकिन पूजा तोमर ने कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके स्टैंड आउट नहीं किया। स्ट्राइकिंग में भी मुझे कुछ ऐसा खास डिफरेंस दिखाई नहीं दिया। अब देखो इनकी जो ये फाइटर थी रेने डो सांटोस, आपको क्या लग रहा है ये कोई बहुत बड़ी विन स्ट्रीक के ऊपर थी? नहीं, ये भी जर्नी मैन है, 14 विन 8 लॉस, और इसने पहली फाइट भी हार रखी है। अब इसकी विन देखो, एक चीज मैं आपको बताऊंगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो मैडम थी जो हार गई थी उनसे, उन्होंने स्ट्राइकिंग पूजा तोमर के लगभग बराबर की थी, हेड स्ट्राइक ज्यादा मारे थे, वो तो बस बॉडी स्ट्राइक के कारण पीछे रह गई। वॉल्यूम कम थी इनकी, पूजा तोमर की ज्यादा थी, इस वजह से फर्क रह गया। अब इन 14 विन में से ये मैडम सिर्फ 2 नॉकआउट से जीती हैं। ये एक सबमिशन आर्टिस्ट है, तो इस मैडम ने भी स्ट्राइकिंग की, वहां पर जाकर गलती ये हो गई। अगर किसी अच्छे स्ट्राइकर के साथ पूजा तोमर की फाइट होती है तो उनको दिक्कत होगी, क्योंकि ग्राउंड गेम इनका है नहीं, उसको वो टेक डाउन नहीं करेगी पूजा तोमर। और अगर पूजा तोमर की किसी इलीट जो है रेसलर के साथ फाइट होती है जिसका ग्राउंड गेम अच्छा है, जिसकी बीजेजे अच्छा है, तो भाई शी विल सबमिट हर, सीधी सिंपल सी बात है। और एक अच्छा कोई स्ट्राइकर भी आ गया और कोई ऐसा फाइटर जो ठीक ठीक है स्ट्राइकिंग में भी और सबमिशन में भी, चेन रेसलिंग में भी, तो शी विल बी वेरी इनविक्ट्रेबल। तो यहां पर मुझे जो अभी तक दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि पूजा तोमर को गैस टैंक के ऊपर भी काम करना चाहिए। जब सेकंड राउंड उनका हो गया था, वो स्टूल पर बैठी थी, वो बिल्कुल थकी हुई थी। इमेजिन कीजिए 5 राउंड की फाइट के अंदर। तो मैं ज्यादा हार्श नहीं हो रहा हूं, बस मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। और एक चीज से बचना पड़ेगा, जैसे अंशुल जुबली जो हैं वो किंग ऑफ लोयंस के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने अपना निक नेम रख रखा है किंग ऑफ लोयंस। उनको अपना नेम चेंज करके किंग ऑफ पॉडकास्ट रख लेना चाहिए। तो इस सिंड्रोम से बचना पड़ेगा पूजा तोमर को। किस सिंड्रोम से? इंटरव्यू के सिंड्रोम से, कि बात बात पर इंटरव्यू दे देना। और एक चीज मैं बता दूं, इंडिया के अंदर ना हम मीडियोकर चीजों को बहुत ज्यादा वर्शिप करने लगते हैं, ये चीज भी हमें छोड़नी पड़ेगी। हमें जो परफॉर्मेंस हो उसको वैसा ही कहना पड़ेगा, रिगार्डलेस एवरीथिंग। सब चीजों को छोड़कर जो चीज वैसी है उसको वैसा ही कहना पड़ेगा। अगर पूजा तोमर अपने आप को इंप्रूव करती है, अब इंप्रूव करेगी कैसे? एज है 30 ईयर्स, 3 साल। अब आप खुद देखो यार, अगर ये 23 की होती या मतलब 25-26 की होती तो इनके पास टाइम होता काफी ज्यादा, लेकिन ये 30 ईयर की हैं। और एक चीज ये है कि इनकी हाइट भी कम है, 4 फुट 9 इंच। लेकिन हाइट तो देखी भी जाए, लेकिन ये जो 4 लॉस यहाँ पर दिख रही है ना, ये बड़ी दिक्कत की बात है। और ग्राउंड गेम इनका है नहीं। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि यूएफसी के अंदर इनकी जर्नी बहुत मुश्किल होने वाली है। मैं थोड़ा सा अंशुल जुबली को चांस दे रहा था, लेकिन उन्होंने भी बिल्कुल दिखा दिया कि बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। लेकिन पूजा तोमर ने एटलीस्ट जो है इंडिया का नाम रोशन किया और पहली विक्ट्री ले ली। लेकिन अब आगे की जो जर्नी मुझे लग रही है वो टफ लग रही है। अब कहने को तो मैं भी इनकी पूरी बड़ाई कर सकता था, खाम खा की बातें कर सकता था, व्यूज भी मिलते इंडिया इंडिया करके, पूजा पूजा करके, लेकिन जो बात सच है वो यहाँ पर आपके सामने होनी चाहिए। आप क्या क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और यूएफसी हॉटबॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।